हेलो एवरीवन, वेलकम जी। सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे सुखीजा ट्यूशन्स चैनल में। आपका हम हमेशा आपकी सपोर्ट के लिए हमेशा आपके लिए हाजिर हैं। ठीक है जी, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, क्वांटम हम कर रहे थे और उसमें अब हम पढ़ने जा रहे हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर 1 डायमेंशन में भी और 3 डायमेंशन में भी। क्लियर? 1 डायमेंशन में भी और 3 डायमेंशन में भी इसको हमने क्या करना है, स्टडी करना है। क्लियर? ठीक है जी। तो जो इसके जस्ट जो फार्मूलाज हैं, ये जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है इसमें ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, इसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे पास इसकी जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है, जो एनर्जी की वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, एनर्जी की जो वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, उसको करना है। क्लियर? ठीक है जी। तो एनर्जी, आइगन वैल्यूज़, जो आइगन फंक्शंस है उसके बारे में, आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज़ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, और वहाँ पे जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमारे पास क्या था, एनर्जी, जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं या आइगन फंक्शंस होते हैं। आइगन फंक्शंस क्या होते हैं? आइगन फंक्शंस वो होते हैं जब उनके ऊपर कोई भी ऑपरेटर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जैसे ऑपरेटर क्या होता है, मतलब जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल कि जैसे हम प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं। क्लियर? वैसे ही हमारे पास कोई भी ऑपरेटर है जब हम आइगन फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब हम आइगन फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन है एज इट इज़ वैसे फिर आ जाता है और साथ में हमारे पास क्या आ जाती है, एक वैल्यू आ जाती है और उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। क्लियर? ठीक है, और आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर मैथ्स में भी और यहाँ पे भी हमारे पास कोई ना कोई ज़रूर आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शन। ठीक है, और एक चीज़ और, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, फोरियर सीरीज़, ठीक है, और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, ये वाले जो दोनों टॉपिक हैं ये वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोरियर सीरीज़, ठीक है, और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिज़िक्स में ही इसका पूछा जाता है, मैथ्स में भी पूछा जाएगा, वो उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बट ये फिज़िक्स में भी पूछा जाता है। क्लियर? ठीक है जी। और इसके बाद आपके लिए एक सरप्राइज़ है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। क्लियर? ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, कहते हैं ऑसिलेटर, ऑसिलेशन, ऑसिलेशंस क्या होती हैं, मीन्स वो ऑसिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट के अराउंड, एक पॉइंट के अराउंड हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, इसके अराउंड जब कोई भी पार्टिकल क्या करता है, जो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोल देते हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। ठीक है जी। और जब पार्टिकल इस मीन पोजीशन के अराउंड क्या करता है, वाइब्रेट करता है, ठीक है, और आफ्टर मतलब एक टाइम पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। और जो ये हमारे पास इस पीरियोडिक मोशन में हमारे पास वाइब्रेशंस होती हैं, इसको हम बोलते हैं ऑसिलेशंस। ठीक है जी, ये तो आपने सभी ने पढ़ा हुआ है, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जब हम ऑसिलेटरी मोशन की बात करते हैं तो जो फोर्स होती है वो हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, मीन्स जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्या होती है, फोर्स लगती है।
ठीक है। जैसे हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर देते हैं, उसमें भी हमारे पास ऐसा होता है ना, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास क्या, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। फोर्स क्या है, जिस डायरेक्शन में हमारे पास पार्टिकल चल रहा है, ठीक है। जैसे मान लो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो फोर्स होगी वो क्या होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी। क्लियर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनैलिटी वाला जो साइन है उसको रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट लगा देते हैं, दैट इज़ के, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है जी। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू, ये फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। और अब ये मैंने एक्स में बात की, ये फॉर्मूला ना, एक चीज़ बता दूँ आपको, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार न्यूमेरिकल भी आया हुआ है। एफ इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, ठीक है। और अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इस फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है, एफ इज इक्वल टू माइनस कर्ल यू बाई कर्ल आर, एफ इज इक्वल टू माइनस कर्ल यू बाई कर्ल आर, एफ इज इक्वल टू माइनस कर्ल यू बाई कर्ल आर। और अगर हम एक ही डिमेंशन की बात करें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में बात करें, तो होता है हमारे पास एफ इज इक्वल टू माइनस जी वी बाई डी एक्स। सीधा सीधा फॉर्मूला ही है, इसके ऊपर सीधा ही न्यूमेरिकल आ जाता है। हमारे पास क्या दिया होगा, वी की कोई ना कोई वैल्यू, फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू दी होगी, और हमें क्या निकालना होगा, फोर्स निकालना होगा, ठीक है जी। तो ये वाला फॉर्मूला हमें बिल्कुल दिमाग में रखना, बिल्कुल रट लेना है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, और एफ इज इक्वल टू माइनस कर्ल यू बाई कर्ल आर, अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जाते हैं, ठीक है। और अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। क्लियर, ठीक है जी। और जब हम करते हैं इसको, जो ये वैल्यू है, अब हम जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ठीक है, जो मेन इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो टाइम इंडिपेंडेंट है, उसमें पुट करते हैं, ठीक है। वी की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे वी की वैल्यू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर पुट हो जाएगी। और जब यहाँ से हम वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि इसमें जो हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एनर्जी की जो वैल्यूज़ आती हैं वो है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास ई की वैल्यू आती है वो क्या आती है, एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा, एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा। इस रिलेशन को दिन में अगर 25 बार भी माइंड में याद कर लो वो भी कम है। इसके ऊपर क्वेश्चन आप कह सकते हो कि हाँ भी पेपर में पढ़ा ही होगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर में से क्वेश्चन 1D में या 3D में से, और वो भी एनर्जी आइगन वैल्यूज़ के ऊपर। वो आपके पास अपन 99% बोल सकते हो कि हाँ पढ़ा ही होगा। कोई भी पेपर उठा के देख लो, पिछला पेपर, कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, पक्का होगा कि आया ही होगा, ठीक है। तो इस रिलेशन को अच्छे से हमने याद कर लेना है। क्या है हमारे पास, क्या है एनर्जी की वैल्यू, यहाँ पे ई एन भी लिख सकते हैं, ई एन इज इक्वल टू nth, कोई भी लेवल, nth लेवल, ठीक है, उसकी एनर्जी क्या होती है, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, ठीक है। और ये हमारे पास ऐसे है, ठीक है, किसी भी nth जो स्टेट है उसकी हमारे पास एनर्जी है। और अगर हम बात करें कि मान लो हमारे पास 2, 3, 4 कितनी भी स्टेट्स हैं, तो मान लो कोई भी 2 कंसेक्टिव स्टेट्स ले लो, ठीक है, कंसेक्टिव स्टेट्स लेनी है, और उसमें हमने देखना है कि उन दोनों में जो एनर्जी गैप है वो कितना है। 2 कंसेक्टिव स्टेट्स लेनी है, कोई भी, सेकंड थर्ड ले लो, थर्ड फोर्थ ले लो, फोर्थ फिफ्थ ले लो, फिफ्थ सिक्स्थ ले लो, ठीक है जी। तो उसमें से हमने क्या देखना है कि जो ये वाली कंसेक्टिव स्टेट्स हैं उनमें हमारे पास जो एनर्जी गैप है, एनर्जी स्पेसिंग है, वो कितनी है। अब हम पुट करके देखते हैं इस रिलेशन में। अगर हम E1 की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, n की वैल्यू, या अगर हम E0 की बात करते हैं, 0 की बात, ठीक है, और 0 के कोर्सपोंडिंग हमारे पास कौन सी एनर्जी आएगी,
देखते हैं, अगर n को हम 0 पुट करते हैं ग्राउंड स्टेट में तो हमारे पास आएगा हाफ एच कट ओमेगा। क्लियर। और अगर हम E1 की बात करते हैं तो E1 के कोरस्पॉन्डिंग n को 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस हाफ 3/2 एच कट ओमेगा। ठीक है जी। और अगर हम E2 की बात करते हैं तो E2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, n को 2 पुट करेंगे 2 प्लस हाफ 5/2 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5/2 एच कट ओमेगा। ठीक है जी। और ये देखना, मैंने उस दिन जो लास्ट से लास्ट हमारे पास वीडियो थी उसमें क्वांटम मैकेनिक्स वाली वीडियो में हमने पहले ही बात की थी कि क्वांटम बोलती है कि हाँ हमारे पास कोई भी पार्टिकल की लीस्ट से लीस्ट वैल्यू एनर्जी की एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। अगर वो एक जगह पे बैठा भी है तो भी उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी ही होगी। ठीक है। और वो एनर्जी हमारे पास क्या होती है, 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है। वो एनर्जी हमारे पास क्या होती है, 0 पॉइंट एनर्जी, दैट इज हाफ एच कट ओमेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 0 पॉइंट एनर्जी मिनिमम अलाउड एनर्जी फॉर अ पार्टिकल इन क्वांटम मैकेनिक्स, दैट इज हाफ एच कट ओमेगा, दैट इज हाफ एच कट ओमेगा। ठीक है जी, क्लियर। और अब हमने देखना है कि दो जो एनर्जी स्टेट्स है इसमें हमारे पास एनर्जी का गैप कितना है दोनों स्टेट्स में। तो हम देखेंगे, तो देखिए फर्स्ट मान लीजिए हम फर्स्ट और सेकंड में से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। इन दोनों में एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या करेगा, E2 माइनस E1 करेंगे। ठीक है जी, E2 माइनस E1 करेंगे। क्लियर। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखिए कैलकुलेट करते हैं क्या आएगी, 5/2, इन दोनों में से एच कट ओमेगा तो कॉमन ही ले लेते हैं, 5/2 माइनस 3/2 कॉमन, एच कट ओमेगा कॉमन आ जाएगा, 2 एलसीएम। ठीक है। 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा 2/2 एच कट ओमेगा, 2 से 2 कैंसिल तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एच कट ओमेगा। ठीक है। तो हमारे पास जो ये वाली दो स्टेट्स हैं फर्स्ट और सेकंड, इनमें जो एनर्जी का गैप है वो क्या है हमारे पास, एच कट ओमेगा। इन दोनों में जो एनर्जी स्टेट्स हैं, ये तो हमने दो की बात की है, फर्स्ट और सेकंड की बात की है। किसी भी दो एनर्जी स्टेट्स में हमारे पास जो गैप होगा, ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास, एच कट ओमेगा। ठीक है जी। एक बार फॉर्मूलाज को और रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू है वो क्या है, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। ठीक है। और 0 पॉइंट एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वह हाफ एच कट ओमेगा। और अगर हम स्पेसिंग की बात करें, सेपरेशन की बात करें, ठीक है, सेपरेशन बिटवीन द लेवल्स क्या है हमारे पास, एच कट ओमेगा। ठीक है जी। सेपरेशन बिटवीन द लेवल्स क्या है हमारे पास, एच कट ओमेगा। क्लियर। एक बार और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। E इज इक्वल टू n प्लस हाफ एच कट ओमेगा क्या है हमारे पास, किसी भी nth स्टेट के लिए एनर्जी की वैल्यू n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। 0 पॉइंट एनर्जी क्या है, n को 0 पुट करके क्या आएगा, हाफ एच कट ओमेगा। और जो स्पेसिंग है लेवल्स के बीच में वो क्या है, एच कट ओमेगा। क्लियर। ठीक है जी। और अब हम बात करते हैं वेव फंक्शन की, कि जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो कैसा आएगा। जैसे हमने पार्टिकल इन अ बॉक्स किया था, स्टेप पोटेंशियल, स्टेप अप वाला, स्टेप डाउन वाला, जो मीन्स पार्टिकल की एनर्जी इज लेस देन स्टेप हाइट, एनर्जी इज ग्रेटर देन स्टेप हाइट। ठीक है। रेक्टेंगुलर जो बैरियर था वो, तो उसमें हमारे पास जो आते थे वो हमने किए थे कि जैसे साई की वैल्यू आ जाती थी, जब E ग्रेटर देन V0 होता था तो हमारे पास आ जाती थी e रेज टू पावर आइटा kx प्लस b e रेज टू पावर माइनस आइटा k1x, ऐसा आता था ना। ठीक है। वैसे हम इसमें बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास वेव फंक्शन आएगा वो कैसा आएगा। अच्छा जी, तो कैसा आएगा हमारे पास वेव फंक्शन, अंडर रूट अल्फ़ा ओवर 2 रेज टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल
अंडर रूट पाई पावर हाफ ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर एच एन अंडर रूट ए एक्स अंडर रूट ए एक्स। ठीक है जी, तो हमारे पास कैसा आ रहा है, अंडर रूट अल्फ़ा 2 रेज़ पावर एन फैक्टोरियल अंडर रूट पाई पावर हाफ ई पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर एच एन अंडर रूट ए एक्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास, इसको देखो मुश्किल तो है ही, बट अगर हम करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो इसको 1-2 बार लिख के देख रहे हैं, हमें लर्न हो जाएगा। क्लियर? ठीक है जी, तो अब हम बात करेंगे आगे पैरिटी की। पैरिटी की बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो वेव फंक्शन है कुछ क्या होते हैं ऑड पैरिटी वाले होते हैं और कुछ क्या होते हैं इवन पैरिटी वाले होते हैं। जो इवन पैरिटी वाले होते हैं उनको हम सिमेट्रिक वेव फंक्शन बोलते हैं और जो हमारे पास ऑड पैरिटी वाले होते हैं उनको हम एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है जी, हम किसकी बात कर रहे हैं, पैरिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पैरिटी की बात कर रहे हैं। पैरिटी में क्या है, बात करें हम कि हमारे पास जो वेव फंक्शंस हैं वो कुछ क्या होते हैं ऑड पैरिटी वाले होते हैं और कुछ क्या होते हैं इवन पैरिटी वाले होते हैं। जो ऑड पैरिटी वाले होते हैं उनको हम एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस बोलते हैं और जो इवन पैरिटी वाले होते हैं उनको हम सिमेट्रिक वेव फंक्शन बोलते हैं। इसका हम क्या है कि जहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यू है वेव फंक्शन की, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करके देखते हैं। ठीक है, एक्स की जगह पे हम माइनस एक्स पुट करके देखते हैं। अगर साई ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स आ जाता है, साई ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स आ जाता है, तो हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो क्या है, इवन पैरिटी वाला है, इट मीन सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। क्लियर? अगर हमारे पास साई ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स आ जाता है तो हमारे पास क्या है, इवन पैरिटी है और सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। क्लियर? और अगर हमारे पास साई ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस साई ऑफ एक्स, माइनस मीन्स माइनस का साइन है वो आगे आ गया। ठीक है, तो अगर माइनस बाहर आ गया तो माइनस से हमें याद रहेगा कि अगर माइनस बाहर आ जाता है तो हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो क्या है, ऑड पैरिटी वाला है और क्या है हमारे पास, एंटी सिमेट्रिक है। क्लियर? ठीक है जी, और अब हम बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास वेव फंक्शंस हैं वो कैसे आएंगे। अगर हम n को, वो वाली वैल्यू हमारे पास ऊपर थी ना, एन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, यही थी ना। अगर हम इसमें n की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास की वैल्यू क्या आ जाती है, हाफ एच कट ओमेगा। और अगर हम इसकी चेक करते हैं, पैरिटी चेक करते हैं वेव फंक्शन की n इज इक्वल टू 0 पे, तो हमारे पास कौन सी पैरिटी आती है, इवन आती है। पुट करके देख लेना वेव फंक्शन में, जो वेव फंक्शन हमने ऊपर लिखा था ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर वाला। और अगर हम n इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 3/2 एच कट ओमेगा और जो पैरिटी आती है ओड आती है। अगर हम n को 2 पुट करते हैं तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू क्या आती है, 5/2 एच कट ओमेगा और पैरिटी हमारे पास क्या आती है, इवन। और यहाँ से हमने एक कंक्लूजन जस्ट लर्न करना है कि जो इवन स्टेट्स हैं उनकी क्या है, इवन पैरिटी है। इवन स्टेट मीन्स टू से 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 जो इवन फंक्शंस है इनकी हमारे पास क्या है, इवन पैरिटी है और मीन्स क्या है, सिमेट्रिक वेव फंक्शंस है। और ओड के लिए क्या है, ओड, ये तो लर्न करना बहुत आसान है ना। जो इवन फंक्शंस हैं उनके लिए इवन पैरिटी है और जो ओड फंक्शंस हैं उनकी है ओड पैरिटी है। ठीक है जी, क्लियर? अब है हमारे पास पार्टिकल इन 3D बॉक्स, मतलब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर 3D की बात करने जा रहे हैं। ठीक है जी, वैसे ही आपको कुछ टर्म्स लर्न करनी पड़ेगी।
एक दो बार 3-4 बार लिखेंगे तो लर्न हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं लर्न होंगी। देखिए जब हम एग्ज़ाम्स भी देते थे बीएससी के, तब भी तो हम लिखते ही थे ना। कैसे लिख पाते थे? क्योंकि हम बार बार आर्टिकल को लिखने की क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे। ऐसा ही था ना, ठीक है। तो अभी हमें देखो, अब तब तो हमें बीएससी में मार्क्स लेने होते थे, अब हमें क्या लेना है, जॉब लेनी है। वो उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा करियर एक पॉइंट पे है जस्ट, ठीक है। तो अभी हमें मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। कैसे भी दिन रात एक करके, कितनी भी कॉपियाँ ख़राब करके हमें जॉब लेनी है तो लेनी ही है, क्लियर, ठीक है। तो पार्टिकल इन 3D बॉक्स की बात करने जा रहे हैं हम, ओके। तो वेव फंक्शन हमारे पास कुछ ऐसा है, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है जी। तो हमारे पास साई की वैल्यू क्या है, 2√2 बाई √ABC साइन n पाई x बाई ए साइन n पाई y बाई b साइन n पाई z बाई c, ठीक है। और अगर हम एनर्जी लेवल की बात करें तो हमारे पास आती है h² बाई 8m nx² बाई a ny² बाई b nz² बाई c², ठीक है जी। और अगर हम इसमें अगर हम स्पेशल केस की बात करते हैं एनर्जी लेवल में या वेव फंक्शन में, हमारे पास जब हम वेव फंक्शन में ए बी सी की वैल्यू सेम वैल्यू की बात करते हैं, अगर और सॉरी एक पॉइंट रह गया हमारे पास, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स मींस जो हमारे पास एनर्जी की स्टेट्स आएंगी, जैसे E_n की वैल्यू हमने लिखी थी, E1 E2 E3 E4, ठीक है। इनकी जो डेंसिटी होगी उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2 पाई न्यू 2m बाई h² 3/2 e⁻², ठीक है। कई बार सीधा भी पूछ लेते हैं, क्लियर, ठीक है। और अगर हम बात करें, यहाँ पे हम बात कर रहे थे ए बी और सी क्या है, अनइक्वल है, तो हमारे लिए वेव फंक्शन और एनर्जी वैल्यूज़ ऐसी आ गई। और अगर हम बात करें कि वेव फंक्शन में हमारे पास A=B=C है, मतलब तीनों जो बॉक्स है उसकी तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। जैसे कि माँ कह लें कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम है, ठीक है। क्यूबॉइड टाइप है, सॉरी क्यूबॉइड नहीं, क्यूब टाइप है। क्यूबॉइड में तो हमारे पास डिफरेंस हो जाती हैं साइड्स। तो अगर सेम है हमारे पास A=B=C, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए वेव फंक्शन हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। वेव फंक्शन तो हमारे पास √8 बाई a² n पाई x बाई, यहाँ पे तो हमने नहीं चेंज किया, ठीक है। और अगर हम बात करें एनर्जी की वैल्यू की, एनर्जी की वैल्यू क्या चेंज होएगी, h² बाई 8ma²। यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे ना इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ABC को अगर हम यहाँ पे यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे सीधी, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, A² B² C²। यहाँ पे A² तीनों के नीचे आ जाएगा, वो हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, h² बाई 8m² nx² प्लस ny² प्लस nz², ठीक है। ये हमारे पास आइगन वैल्यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है जी, क्लियर। और हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारे पास जैसे उसमें क्या था, 1D में हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यूज आती थी वो क्या आती थी, n+12 h/2 n+12 आती थी ना। इसमें हमारे पास एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर 3D में हमारे पास En की वैल्यू क्या है, n+3/2। यहाँ पे हाफ, 1D में हाफ था तो यहाँ पे क्या हो गया, 3/2, क्लियर, ठीक है जी। क्या है कि हमारे पास यहाँ पे वहाँ पे क्या था, n था, n+12 था 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, n+3/2 हो जाएगा h/2, ठीक है जी। बस लर्न कर लेना कि 1D के लिए यहाँ पे 1 है और 3D के लिए यहाँ पे 3 है, बाकी तो वैसा सारे का सारा सेम है। अब हम बात कर रहे हैं डीजेनरेसी की। डीजेनरेसी कितनी होती है हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर की, डीजेनरेट स्टेट्स और नॉन डीजेनरेट स्टेट्स क्या होती हैं। डीजेनरेसी क्या होती है कि एक ही एनर्जी वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग अगर आपको 2, 3 या इससे भी ज़्यादा स्टेट मिलती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट स्टेट्स है, ठीक है। और अगर हम कह सकते हैं कि हमारे पास
अगर कोई भी स्टेट्स हैं 1 3 4 5 6 7 8 कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी सेम एनर्जी वैल्यू है इन सभी की, जैसे कोई क्लास है, ठीक है, तो क्लास में अगर हमारे पास कोई 4 स्टूडेंट्स ऐसे हो गए जिनके सेम मार्क्स आए हैं, बिल्कुल सेम मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो वो क्या है, डीजनरेसी है, ठीक है, मतलब एक ही एनर्जी वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं, 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट्स हैं, तो उन स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं, डीजनरेट स्टेट्स। तो और नॉन डीजनरेट के ऑपोजिट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो जो हार्मोनिक ऑसिलेटर 3D की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो डीजनरेसी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ n+1 इंटू n+2, हाफ इंटू n+1 इंटू n+2। क्लियर, ठीक है जी। अब हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रोजन एटम की, हमारा फेवरेट हाइड्रोजन एटम, ठीक है बहुत छोटा सा पर बातें बहुत बड़ी बड़ी है इसकी भाई, ठीक है जी। केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल में तो अभी कभी लेफ्ट पे आना है या राइट पे आना है, ठीक है, ये तो केमिस्ट्री वालों को पता है ना। चलिए हम केमिस्ट्री की बात इतनी ज़्यादा ना करते हुए हम हाइड्रोजन एटम जो फिज़िक्स में आ रहा है इसकी बात कर रहे हैं। है तो एक ही, मतलब इसका जो फिज़िक्स में एक्सप्लेनेशन है वो देखने जा रहे हैं। कहते हाइड्रोजन एटम है जो हमारे पास, ये किससे होता है, इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है ना। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन विच अट्रैक्ट बाय कूलम फोर्स। कूलम फोर्स क्या होती है, जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगती है, ठीक है जी, पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव, लाइक हो अनलाइक हो। क्लियर, ठीक है। तो जो इनमें फोर्स लगती है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, कूलम्स लॉ क्या होता है, F=1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2 दोनों के ऊपर चार्ज किया ई का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर नीचे क्या आ जाएगा, r²। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई फोर्स की वो क्या आ गई, E²/4πε0 r²। ठीक है जी। अब हमें तो पोटेंशियल चाहिए होता है क्योंकि हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट करना होता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारी टाइम इंडिपेंडेंट क्या थी, d²ψ/dx² प्लस 2m/h² ब्रैकेट में E-v इंटू साई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो हमें तो v की वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू हम 4 से कैसे निकालते हैं, F=-dv/dr। ठीक है जी। तो dv/dr की हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसको विद रिस्पेक्ट टू r इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -e²/4πε0² क्लियर, ठीक है जी। तो हमारे पास जब एनर्जी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर 1D या थ्रू 3D में हमारे पास वैल्यू आई थी ना, En की 1D में क्या आई थी, En=n प्लस हाफ h का 2 मेगा थी ना 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर में, और 3D में हमारे पास केस क्या थी, n+3/2 थी। और जब हम बात कर रहे हैं इसकी हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास जो स्पेक्ट्रा आएगा, ठीक है, जो स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी ये, ठीक है, तो स्पेक्ट्रल लाइंस की वजह से जो हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनकी एनर्जी क्या है, En की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जब वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास -me⁴/32π²ε0² h² n²। जो हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट करके आती है वो आती है -a/n²। ठीक है, मेनली हमें करना तो दोनों देखो, पूछना हो तो वो ये वाला फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला तो हमारे पास है ही बहुत इंपॉर्टेंट, -a/n²। ठीक है जी, -a/n², ठीक है, और ये a की वैल्यू ये हमारे पास ये वाली सारी हो जाती है। और जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या होती है हाइड्रोजन एटम की, -13/6 इलेक्ट्रॉन/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम के लिए लर्न करना है। हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है, -13.6/n², -13/6 n/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है,
और फिर उसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करके भी देख लेते हैं। n इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 0 तो नहीं 1 2 3 4 ऐसे पुट करके देख लेंगे और हमारे पास एनर्जी का स्पेक्ट्रा आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम बात कर रहे हैं, कहते हैं जी जो स्टेट्स होती हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं। हमारे पास क्वांटम नंबर्स होते हैं n l m, है ना, n l m s। n क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या होता है हमारे पास एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और मेरे को इसका प्रॉपर नाम याद नहीं आ रहा। हम NLM की बात कर रहे हैं, ठीक है। NLM के ऊपर n तो मेरे को n तो हमारे पास श्योर है कि हमारे पास क्या होता है एंगुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। और l की वैल्यू क्या होती है, l के कॉरस्पॉन्डिंग 0 1 2 सो ऑन अप टू n-1, ठीक है जी। n की वैल्यू 1 2 3 के कॉरस्पॉन्डिंग l का फॉर्मूला क्या होता है 0 से लेके अप टू n-1। और m की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है -l टू 0 टू +l, ठीक है जी। और किसी भी हमारे पास जो स्टेट्स होती हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। जो स्टेट्स होती हैं, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू l, कोरस्पॉन्डिंग टू l, मैं किसकी बात कर रही हूँ, कोरस्पॉन्डिंग टू l जो नंबर ऑफ आइगन फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास n² होते हैं। अगर हमें क्या है कि अगर हमें n की वैल्यू दी हो, कोई भी स्टेट है उसमें हमारे पास n की वैल्यू दी हो, l की फाइल ले लियो, हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास l की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होते हैं n² आइगन फंक्शंस होते हैं। l के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास आइगन फंक्शंस कितने होते हैं, n² होते हैं। देखिए हम आगे हम कैलकुलेट करेंगे फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि l की वैल्यू क्या आती है 0 से लेके n-1, ठीक है। 1-1 भी पुट करेंगे तो 0 आएगा, m की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। तो आइगन फंक्शंस क्या आ जाएगा हमारे पास, आइगन फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, साई n-l-m, साई n-l-m। n की वैल्यू क्या है 1, l की वैल्यू क्या है 0, m की वैल्यू भी क्या है 0, तो फंक्शन कौन सा आ गया हमारे पास साई 1 0 0, ठीक है जी। तो अभी हमने देखना भी है कि l के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास कितनी मतलब वैल्यू आएंगी, नंबर ऑफ आइगन फंक्शंस कितने आएंगे। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, मीन्स हमारे पास आइगन फंक्शन क्या होगा 1, और 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, वो कौन सा आइगन फंक्शन है साई 1 0 0। क्लियर। एक और देखते हैं फिर आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम n इज़ इक्वल टू, ठीक है, n इज़ इक्वल टू हम 2 की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। n इज़ इक्वल टू 2, l की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 से लेके n-1 तक क्या आ जाएगी 0 1 आ जाएगी। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या होती है -l टू 0 टू +l, क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी, ठीक है जी। 0 +1 आएगी, l की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -1 0 और +1। क्लियर। तो हमारे पास जो आइगन फंक्शंस हैं, देखिए अब हम पहले देखेंगे जो आइगन फंक्शंस हैं वो हमारे पास कितने आएंगे, आइगन फंक्शंस कितने आएंगे n², n² के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएंगे 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएंगे 4 आइगन फंक्शंस होंगे। कौन कौन से होंगे, देखिए ये देखकर ये टेबल, इस टेबल में देखना साई पहले क्या आएगा साई 2 0 0, ठीक है, साई मतलब n तो सभी केसेस में 2 रह रहा है, l0, ठीक है, l0 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास m भी क्या होगा 0, ठीक है, साई 2 0 0, तो हमारे पास ये वाला वही फंक्शन आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास साई n2, ठीक है, l की वैल्यू क्या है हमारे पास अब 1, फिर उसको कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है -1, एक बार -1 ले रहे हैं, ठीक है, 2 1 -1, ये हमारे पास साई 2 1 -1 का फंक्शन आ गया। फिर हम बात कर रहे हैं साई 2 1 0, 2 1 0 हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास साई 2 1 1, ठीक है। तो हमारे पास कितने वेव फंक्शन आ गए 4 वेव फंक्शंस आ गए। कौन कौन से आ गए हमारे पास वेव फंक्शंस
साई 2 0 0, साई 2 1 -1, साई 2 1 0, साई 2 1 1। देखिए ये फर्स्ट वाला तो साई 2 0 0 वाला ये तो आसान ही बनाना, 2 ये 0 और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये 0। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं साई 2 सॉरी n जब 2 होगा l 1 होगा, n जब 2 होगा l 1 होगा, तो l 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास m की कितनी वैल्यूज हैं, 3 है ना, -1 0 1, वैसे मैंने पुट किए -1 0 1। क्लियर? ठीक है जी। तो हमारे पास कितने वेव फंक्शंस आ जाएंगे, 4 वेव फंक्शंस आ जाएंगे। डन? ठीक है जी। तो अब हम क्या है, कुछ वेव फंक्शंस क्या करने जा रहे हैं, वेव फंक्शन बोल रही हूँ, सॉरी, कुछ क्वेश्चंस हैं जो लास्ट दोनों पेपर्स में आए हुए हैं मास्टर कैडर में, वो वाले डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर? ठीक है जी। तो फर्स्टली हम ये 27वां क्वेश्चन देखते हैं। कहते द एनर्जी लेवल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर गिवन इन टर्म्स ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो एनर्जी लेवल्स हैं हाइड्रोजन एटम के, वो हमें किस में दिए हुए हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में दिए हुए हैं। एन एंड अ पॉजिटिव ए कांस्टेंट ए बाय द एक्सप्रेशन, कौन सा होगा, हमने अभी ऊपर हाइड्रोजन एटम के बारे में डिस्कस किया था। तो हमारे पास वहाँ पे क्या आया था, कौन सी क्या वैल्यू ऐसे आई थी हमारे पास एनर्जी की, ई एन इज इक्वल टू -a बाई एन स्क्वेयर, ई एन इज इक्वल टू -a बाई एन स्क्वेयर। ठीक है जी। तो अब आप फटाफट बता देना कि हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सी आएगी इसमें से राइट ऑप्शन क्या आएगी हमारे पास, दैट इज सी, -a बाई एन स्क्वेयर। और इसको हमारे पास और भी क्या होता है, -13/6 एन स्क्वेयर, -13/6 एन स्क्वेयर। ठीक है जी। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इन द श्रोडिंगर इक्वेशन। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इन द श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द क्लासिकल हैमिल्टोनियन बाय सब्स्टिट्यूटिंग। कहते हैं जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर श्रोडिंगर इक्वेशन में है, उसको क्या हम क्लासिकल हैमिल्टोनियन से ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो कौन सी ऑप्शन आएगी, कैसे आएगी? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वेवलेंथ, एंड फ्रीक्वेंसी फॉर मोमेंटम एंड एनर्जी। ठीक है, कहते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी किसके लिए, मोमेंटम एंड एनर्जी के लिए पुट करके देख लेंगे, मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की जगह मोमेंटम एंड एनर्जी पुट करके देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है सम ओवर डिस्क्रीट आइगन वैल्यूज फॉर इंटेग्रल्स ओवर कंटिन्यूस वेरिएबल्स। ठीक है, को कहते हैं जो आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास, ठीक है, डिस्क्रीट आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं या कंटिन्यूस आ रही हैं, तो डिस्क्रीट के लिए क्या कर लेंगे, हम सम कर लेंगे, और जो कंटिन्यूस आइगन वैल्यूज़ होंगी उनकी हम इंटीग्रेशन कर देंगे। वैसा करके देख सकते हैं, मतलब कि अगर जो डिस्क्रीट आइगन वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसकी जगह पे हम क्या करें, कंटिन्यूस वाली जो कंडीशन है वो पुट करके देख लें। मीन्स समेशन करने की बजाय हम क्या करें, इंटीग्रेशन करें। क्या वैसा करने से हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आएगा श्रोडिंगर इक्वेशन में, क्वांटम मैकेनिक्स में, फ्रॉम द क्लासिकल हैमिल्टोनियन। थर्ड ऑप्शन है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ऑब्जर्वेबल्स फॉर एग्जैक्ट वैल्यूज़। कहते हैं जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ होती है हमारे पास, उनकी जगह पे हम क्या कर सकें, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन देख सकें, या सॉरी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो आता है हमारे पास, उसकी जगह पे हम एग्जैक्ट वैल्यूज़ करके देख लें। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, क्लासिकल हैमिल्टोनियन और क्वांटम हैमिल्टोनियन की बात करते हैं। जो हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, -h²/2m del square + v। ठीक है, और जब हम टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, h psi = E psi। और इसमें हमारे पास h की वैल्यू क्या आ जाती है, अगर हम देखिए h psi = E psi आ गया ना, ठीक है, तो हमारे पास जो h है वो किसके इक्वल हो गया, E के इक्वल हो गया। तो जो E वाला ऑपरेटर होता है, एनर्जी ऑपरेटर होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, i/h/curl/t। क्लियर? देखिए मैं क्या बात कर रही हूँ, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की बात कर रही हूँ।
हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, माइनस एच स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी। मैंने ऊपर जब पहले टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन की बात की थी तब भी मैंने बात की थी कि जब हम टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन की कम्पैक्ट फॉर्म आ जाती है वो क्या आ जाती है, एच साई इज इक्वल टू ई साई। इतना क्लियर, ठीक है। तो इस अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो एच किसके कोरस्पॉन्डिंग है, ई के कोरस्पॉन्डिंग है। और अगर हम ई एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या होती है, आइटा एच कट कर्ल बाय कर्ल टी। तो मीन्स हैमिल्टोनियन क्वांटम हैमिल्टोनियन इसकी वैल्यू क्या आ गई, एच इज इक्वल टू आइटा एच कट कर्ल बाय कर्ल टी। क्लियर, ठीक है। ये था हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। और अब हम बात करने जा रहे हैं क्लासिकल हैमिल्टोनियन की। जब हम क्लासिकल हैमिल्टोनियन की बात करते हैं तो वो हमारे पास कुछ ऐसा होता है, पी डॉट, पी और क्यू हमारे पास क्या होते हैं, जनरल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पी और क्यू क्या होते हैं, हमारे पास जनरल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और पी डॉट मतलब जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे एक्स वाई होती है हमारे पास, तो जब हम जनरल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम पी और क्यू लेते हैं। जैसे हम एक्स का डेरिवेटिव एक्स डी एक्स बाई डी टी या कुछ भी लेते हैं, वैसे ही हमारे पास पी डॉट मतलब इसका डेरिवेटिव, पी का डेरिवेटिव, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, कर्ल एच बाई कर्ल क्यू। और क्यू का डेरिवेटिव है क्यू डॉट, इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस कर्ल एच बाई कर्ल क्यू। जो ये वाली इक्वेशन है ना, ठीक है, हैमिल्टोनियन की जो इक्वेशंस हैं ये वाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सीधी भी पूछ लेते हैं, ठीक है जी। तो हैमिल्टोनियन की जो हमारे पास इक्वेशन है, क्लासिकल हैमिल्टोनियन की जो इक्वेशन क्या होती है, पी डॉट इज इक्वल टू कर्ल एच बाई कर्ल क्यू, क्यू डॉट इज इक्वल टू माइनस कर्ल एच बाई कर्ल क्यू, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वांटम वाला था हैमिल्टोनियन वो कुछ ऐसा है, आइटा एच कट कर्ल बाई कर्ल टी। और जो क्लासिकल है वो वाला ये है। क्या आप देखो, अगर इनमें से कुछ भी कॉमन है हमारे पास, इनमें से कुछ भी कॉमन है हमारे पास, क्योंकि जब हमारे पास ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन की बात कर रहे हैं कि वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी की जगह पे हम मोमेंटम और एनर्जी देख लें, डिस्क्रीट एगन वैल्यूज़ की जगह पे हम इंटेग्रल्स ले लें, कंटिन्यूस वेरिएबल्स का, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे हम एग्जैक्ट वैल्यूज़ ले लें। तो यहाँ पे तो हमें इन तीनों में से कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। इन एक्चुअल में क्वांटम वाला और जो ये वाला, ये बिल्कुल दोनों डिफरेंट है। क्वांटम वाला हैमिल्टोनियन और क्लासिकल वाला हैमिल्टोनियन, ये दोनों क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो जो ऑप्शन आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, नन ऑफ दीज, ठीक है जी। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी, नन ऑफ दीज। क्लियर, डन, ओके जी। जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने अच्छे से करना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, ठीक है जी, क्योंकि 2016 और 17 में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। क्लियर, ओके जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन अ बॉक्स। द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स की बात कर रहे हैं हमने किया था, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो कौन सी आई थी, फर्स्ट ऑप्शन है एन स्केयर पाई स्केयर एच कट स्केयर बाई 2m स्केयर। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास पाई स्केयर एच कट स्केयर बाई 2m एल स्केयर एन स्केयर। थर्ड है एन एच कट बाई 2y। और कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम। तो जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं पार्टिकल इन अ बॉक्स में तो हमारे पास वैल्यू आती है एन स्केयर पाई स्केयर एच कट स्केयर बाई 2m स्केयर। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है, एन स्केयर पाई स्केयर एच कट स्केयर बाई 2m स्केयर, एन स्केयर पाई स्केयर एच कट स्केयर बाई 2ma स्केयर। क्लियर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये हमारे पास कौन सी वेव इक्वेशन है, टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट है ना, टी वाला फैक्टर आ रहा है। तो इसमें जो वेव फंक्शन होगा वो वो कैसा होगा, देखिए कैसा होगा। कहते मैंने ऊपर जब बात की थी हमारे पास जो वेव फंक्शन आता था, जो साई एक्स टी वाला वेव फंक्शन है वो किसका कैसे आगे होता था, किस का फंक्शन है, एक तो एक्स का फंक्शन है और एक क्या है, टी का फंक्शन है, ठीक है जी। हमने जब भी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है, देखिए हमारे पास कुछ भी ऐसा वेव फंक्शन नहीं आया, जैसे ये थर्ड और फोर्थ वाली ऑप्शन है, आया था कुछ ऐसा, ज़्यादातर एक्सपोनेंशियल वाला आ रहा था, है ना। तो ये जो दोनों हैं, ये तो दोनों ही कट हो गई। अब हम अगर इसकी बात करते हैं तो टाइम डिपेंडेंट वाली वेव इक्वेशन है, तो टाइम डिपेंडेंट वाला ये मतलब फैक्टर भी तो आना चाहिए ना,
इसमें तो ऐसा आ ही नहीं रहा, सेकंड वाली ऑप्शन में भी नहीं आ रहा, तो ये वाली ऑप्शन भी कट होगी। तो हमारे पास वेव फंक्शन कौन सा रह गया? फर्स्ट। साई आर टी किसके ऊपर किसका फंक्शन है? एक्स वाई जेड का, और हमारे पास टी का है। आर तो स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो आर क्या होता है? कॉमनली हम क्या ले लेते हैं? एक्स वाई जेड की टर्म्स में लिखते हैं ना, आर इज इक्वल टू √x² वाई प्लस वाई² प्लस z²। ठीक है, और टी वाला फैक्टर अलग हो गया, ऐसा ही कुछ आ गया ना हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन है, इसका वेव फंक्शन किस टाइप का होगा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये देखो, ये वैसे वाले दोनों तो हमने कभी भी नहीं देखे ऐसा, जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आती है। रह गया था ये दोनों, फर्स्ट और सेकंड, इसमें टाइम वाला फैक्टर ही नहीं है, तो ये वाला तो कैंसिल ही हो गया, तो रह गया हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर Hx इन द क्वांटम मैकेनिकल हैमिल्टोनियन? इन द क्वांटम मैकेनिकल कम्यूटेटर की बात करते हैं तो हमारे पास जहाँ पे कम्यूटेटर की जो वैल्यू दी हुई है, अगर हम कम्यूटेटर का फॉर्मूला देखें कि ए कैप बी कैप कॉमा सी कैप, तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए कैप बाहर ब्रैकेट में क्या आएगा? बी सी प्लस ए सी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे बी कैप। क्लियर? ठीक है, और हमारे पास जो हैमिल्टोनियन की वैल्यू दी हुई है एज ए कम्यूटेटर, तो एच क्या है हमारे पास? p²/2m प्लस वी ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे कम्यूटेटर वाली इक्वेशन में, 1/2m बाहर आ जाएगा, हमारे पास बीच में क्या रह जाएगा? px² इंटू एक्स कोमा एक्स। ठीक है जी, px² को हम लिख लेंगे px लिख लेंगे। ठीक है, कोमा एक्स। यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू? px फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा px बाहर px डॉट एक्स कैप ब्रैकेट में, और px बाहर आ जाएगा, तो जो px इंटू एक्स कैप ये होता है। ठीक है, इसकी जो हमारे पास कम्यूटेटर इसकी वैल्यू आती है, हमारे पास क्या आती है? माइनस आइटा एच कट। ठीक है जी, माइनस आइटा एच कट इसमें पुट कर देंगे दोनों इक्वेशंस में, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2 आइटा एच कट पी एक्स कैप, -2 आइटा एच कट पी एक्स कैप। ठीक है जी, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई? माइनस आइटा, यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, जो ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास, ये वाली इक्वेशन इसमें पुट करेंगे वैल्यू। ठीक है जी, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे वैल्यू पुट की हमने 1/2m ब्रैकेट में -2 आइटा एच कट पी एक्स कैप, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होगी माइनस आइटा एच कट पी एक्स कैप बाई एम। क्लियर? ठीक है जी, तो जो हम राइट ऑप्शन देखते हैं तो एक्चुअल में जो पेपर में आई थी उन ऑप्शन में से कोई भी राइट ऑप्शन नहीं थी। ठीक है जी, तो इसका जो राइट आंसर है मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। क्लियर? माइनस आइटा एच कट पी एक्स कैप बाई एम। ठीक है, क्लियर सभी को? ओके जी, और अब हम आगे एक और न्यूमेरिकल है इसी के बेस के ऊपर, कम्यूटेटर के बेस के ऊपर, ताकि आपको जो इसकी ऑपरेशन करना है आसान हो जाए। एक्स क्या है? एक्स पी स्क्वेयर। ठीक है, तो मैं पी स्क्वेयर की जगह पे पी का एक ही कंपोनेंट ले रही हूँ, px²। क्लियर? px को मैंने लिख लिया 2 पार्ट्स में, px. ठीक है, कम्यूटेटर वाला हम ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ब्रैकेट में px बाहर माइनस px बाहर px, x। ठीक है जी, तो px की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? आइटा एच कट। ठीक है, px की वैल्यू क्या होती है हमारे पास कम्यूटेटर में? आइटा एच कट। ठीक है, देखिए, और अगर हम इसकी बात करें px और x की, इसको हमने क्या कर दिया? इसका चेंज कर दिया ब्रैकेट में, px और x को इसकी पोजीशन चेंज कर दी, और यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लस आ जाएगा, माइनस का साइन के साथ, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगी? यहाँ px की वैल्यू भी क्या होती है हमारे पास? आइटा एच कट। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आइटा एच कट px। क्लियर? ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे हमने जो वैल्यू देखी थी px कैप और x की, इसकी कम्यूटेटर में वैल्यू क्या थी? माइनस आइटा एच कट।
ठीक है जी, मतलब पी एक्स पहले है और एक्स बाद में है, माइनस आइटा एच कट। और अगर इसमें देखें तो एक्स पहले है और पी एक्स बाद में है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव में है। इट मीन्स अगर पी एक्स पहले होगा और एक्स बाद में होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस वाला साइन आएगा, माइनस आइटा एच कट। और अगर एक्स पहले होगा पी एक्स बाद में होगा तो हमारे पास क्या आएगा, आइटा एच कट। क्लियर, ठीक है जी। और इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आया भी हुआ है, ठीक है जी, क्लियर। तभी मैंने एक क्वेश्चन इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और भी डिस्कस करवाया है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पार्टिकल ऑफ एनर्जी ई लेस देन वी नोट, एनर्जी लेस देन वी नोट। वी नोट क्या था हमारे पास, स्टेप पोटेंशियल था ना, वी नोट क्या था हमारे पास, स्टेप पोटेंशियल। अब ई इज़ लेस देन वी नोट, ई इज़ लेस देन वी नोट की बात कर रहे हैं, वही वाला केस ले रहे हैं। देखिए कि हमारे पास दो रीजंस हैं, ठीक है, यहाँ पे वी क्या है हमारे पास, ज़ीरो है, ठीक है, ये वी नोट है, यहाँ पे क्या है, वी इज़ इक्वल टू वी नोट। क्लियर, हमारे पास ई एनर्जी क्या है जो पार्टिकल की, लेस देन वी नोट है, मतलब स्टेप पोटेंशियल से उसकी एनर्जी क्या है, कम है, मतलब उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो दीवार को क्रॉस कर सके। ये वाला पढ़ा था ना हमने, एनर्जी लेस देन स्टेप हाइट, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो K1 और K डैश, जैसे K1 और K2 पढ़े थे वो कैसे आते हैं, √2me/h, और P डैश के √2me वी नोट माइनस ई बाई एच। आई थिंक सो यहाँ पे एच कट था, ठीक है। खातिर फाइंड द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। देखिए जब हम इसकी बात करते थे तो हमने देखा था कि अगर हमारे पास सीधी सीधी बात करते हैं, एक तो हमारे पास था टनलिंग इफेक्ट, ठीक है, टनलिंग इफेक्ट को छोड़कर जो उससे पहले बार आर्टिकल डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं ना कि अगर हमारे पास पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो दीवार को क्रॉस कर पाए, तो वो क्या करेगा, दीवार से टकरा कर क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। तो दीवार के दूसरी ओर तो वो जा ही नहीं पाएगा। अगर दीवार के वो दूसरी ओर नहीं जा पाएगा तो ट्रांसमिशन क्या होगी, ज़ीरो होगी, और रिफ्लेक्शन क्या होती है, 1। ऐसा ही था ना, ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होती थी, 1, और ट्रांसमिशन क्या होती थी, 0, ठीक है। टनलिंग इफेक्ट तो हम किस में पढ़ते थे, रेक्टेंगुलर बैरियर में पढ़ते थे, जैसे 1, 2 और 3 वाला रीजन लेते थे तब बात करते थे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ओनली एक ही केस की, एनर्जी लेस देन स्टेप पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर उसके पास पार्टिकल का सीधा याद रखना है, अगर पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी है ही नहीं है कि वो मतलब दीवार को क्रॉस कर सके, तो ट्रांसमिशन क्या होगी, 0, और रिफ्लेक्टिविटी क्या होगी, 1, ठीक है। तो हमारे पास हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, हमने कोई फॉर्मूला नहीं पुट करना, हमने पहले भी रिजल्ट लर्न किए थे, हमने रिजल्ट लर्न इस वजह से कर रहे हैं ताकि हम वहाँ पे फटाफट अटैम्प्ट कर पाएँ। बस क्वेश्चन देखा और ऑप्शन क्या है, टिक लगाई और बबल फिल किया और हमारी गवर्नमेंट जॉब पक्की, ठीक है जी। तो हमारे पास जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है जी, क्लियर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते आइगन फंक्शंस ऑफ अ रिजिड डम्बेल रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर हैव अ फाई डिपेंडेंस इन द फॉर्म ऑफ, ये कि हमारे पास जो साई, जैसे साई एक्स की वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे साई फंक्शन दिया हुआ है फाई का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, ए रेज़ टू पावर आइटा एम फाई, ठीक है। एम क्वांटम नंबर है और ए कांस्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इफ ए विल प्रॉपरली नॉर्मलाइज अ आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन को नॉर्मलाइज करना सीधी बात है, घुमा फिर आगे लिखते हैं ताकि ये इनको मुश्किल हो सके, ठीक है। हमने जस्ट क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा के हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या ना कहा उन्होंने, वैल्यूज़ ऑफ ए, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट। देखिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है हमारे पास, हमने कल भी पढ़ा था, क्या थे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमारे पास, साई फाई फंक्शन, उसके साथ उसका कॉन्जुगेट क्या करना है हमने, मल्टीप्लाई, ठीक है जी, वेव फंक्शन और उसके साथ उसका कॉन्जुगेट, ठीक है जी, और उसको क्या करना है, dx के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद क्या करनी है, उसकी इंटीग्रेशन कर देनी है थ्रू द इंटायर स्पेस। थ्रू द इंटायर स्पेस के लिए क्या करेंगे, -∞ से +∞। और ये क्या होता है, साई स्टार साई क्या होता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या होती है, E1। तो इसको पुट कर देंगे =1, ये होगी हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। इसमें पुट करेंगे ये साई स्टार
कॉन्जुगेट के लिए क्या आ जाएगा, आइटा की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आइटा। क्लियर। ए यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू 1, यहाँ पे हमारे पास जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी फाई की वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकती है, फाई की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होती है, 0 से लेकर 2 पाई तक। तो यहाँ पे ई रेस्ट टू पावर आइटा एम फाई, ई रेस्ट टू पावर माइनस आइटा एम फाई, इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी 1। ए स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन के, 1 इंटू डी फाई की इंटीग्रेशन करेंगे क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। 5 की वैल्यू हमने क्या ले रहे हैं 0 से लेकर 2 पाई तक इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया। ठीक है जी। तो ए स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1/2 पाई और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2 पाई। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/√2 पाई। क्लियर। ठीक है जी। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगी वो कौन सी ऑप्शन आएगी, देखिए सी ऑप्शन 1/√2 पाई। क्लियर जी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते इफ़ साई इज़ द नॉर्मलाइज्ड वेव सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड क्यू इज़ द ऑपरेटर corresponding to a physical observable x, then quantity psi star q psi may be integrated to obtain। देखिए कि फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फॉर साई। जब हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास कंडीशन क्या होती है, कुछ ऐसी साई स्टार साई इंटू डी एक्स, इसके बीच में तो कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, कोई भी वैल्यू नहीं आ रही ना, मतलब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन वाली जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल ही कट होगी। ठीक है। अनसर्टेनिटी क्या होती है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट, ऐसा कुछ होता है, तो ये भी नहीं है। स्पेशल ओवरलैप ऑफ क्यू, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हमारे पास राइट ऑप्शन होती है मीन वैल्यू ऑफ एक्स। अब क्यों हो रही है, देखिए ऑप्शन तो आपको पहले ही पता है क्यों। देखिए अब हमने जब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करते थे, ठीक है जी, जब हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात की थी, एक ऊपर की थी ना हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात कल, एक सेकेंड, हाँ जी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात की थी तो हमारे पास क्या था, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू या मीन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू या मीन वैल्यू, तो उसकी हमारे पास क्या आता है, साई स्टार और साई दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट, और बीच में क्या आ गया, एक एक्स जिसकी हमने मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। एक्स क्या आ गया बीच में, जिसकी हमने क्या करनी है, मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है या एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एवरेज लेना है जिसका, वो क्या आ जाता है, बीच में आ जाता है। ठीक है। ऐसे टांग अड़ाने आ जाता है। जो टांग अड़ाने वाला है वो क्या है हमारे पास, वो वाला वेरिएबल, वो वाला वैल्यू जिसकी हमने क्या करनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। बस आप देख लेना कि जब टांग अड़ाने वाला बीच में आ गया तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू का कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगा। अगर एक्स है तो आपके पास क्या होगा किसकी है, जो पोजीशन वेक्टर है या जो भी पोजीशन है एक्स, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है एक्स। ठीक है जी। तो अब हम जब हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, सेकेंड, हमारे पास जो क्वेश्चन था हमारा कहाँ गया भाई, आ गया। हमारा क्वेश्चन क्या था, दी क्वांटिटी साई स्टार साई, और बीच में क्या हुआ आ गया, टांग अड़ाने वाला, है ना जी। तो अगर टांग अड़ाने वाला बीच में आ गया तो हमारे पास क्या होगा, मीन वैल्यू ऑफ एक्स, मीन वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर। ठीक है जी। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन, मीन वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है। अभी ऐसा ही कुछ एक और क्वेश्चन है, कहते हैं जी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। ठीक है। इसकी भी ऑप्शन आपको पहले पता चल गई, टिक लगा हुआ है भाई, गलती से हो गया। ठीक है। अब देखो साई स्टार और साई के बीच में आता है। ठीक है। साई स्टार और साई के बीच में आता है, ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट हो गई। ठीक है जी। और यहाँ पे भी क्या है, साई स्टार इधर है, साई इधर है। ठीक है। तो हमारे पास साई स्टार पहले आता है, साई बाद में आ गया, ये वाला भी कट हो गया। ये तो हमें सीधा सीधा ही पता चल रहा है, इसका इतना आसान क्वेश्चन है हमारे पास। साई स्टार एच बाई आइटा
एच बाई आईटा माइनस, देखिए जो मोमेंटम होता था उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती थी, मोमेंटम की पी एक्स की वैल्यू क्या होती थी, माइनस आईटा एच कट कर्ल बाई कर्ल एक्स, ऐसी होती थी ना। मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती थी हमारे पास, माइनस आईटा एच कट कर्ल बाई कर्ल एक्स, ठीक है। कर्ल बाई कर्ल एक्स को तो लिख दिया उन्होंने डेल्टा, ठीक है। अब रह गया हमारे पास माइनस आईटा एच कट, माइनस आईटा एच कट, आईटा को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, आईटा को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस आईटा इंटू आईटा एच कट बाई आईटा, आईटा को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, आईटा को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आईटा इंटू आईटा, आईटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, एच बाई आईटा, एच कट बाई आईटा, ठीक है। एच कट बाई आईटा इंटू डेल्टा साथ में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम की साई स्टार ब्रैकेट में एच बाई आईटा डेल्टा साई डी एक्स, जिस डी टाउ जो फेस होता है उसको डी टाउ लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, ठीक है जी। अब हमारे पास दो चीज़ें हमने कर ली, एक तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, वो क्या थी, साई स्टार एक्स इंटू साई इंटू डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन। और मोमेंटम की क्या आ गई हमारे पास, साई स्टार एच कट बाई आईटा डेल्टा साई इंटू डी टाउ। क्लियर, लर्न रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। क्लियर जी, ओके जी, थैंक यू। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक है, जो पिछले क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन है शायद एक रहता है, ठीक है। और इसके बाद डी ब्रॉगली वाला जो टॉपिक है वो हमारा रह गया, ठीक है। उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, वो कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। क्लियर, ठीक है जी। और आपका जो सरप्राइज़ था वो क्या है कि हम आपके लिए क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर 50 to 60 या ज़्यादा भी हो सकते हैं, 50 to 60 या ज़्यादा भी हो सकते हैं, हम MCQs लेके आ रहे हैं, ठीक है। 50 से अबव 50 MCQs ओनली ऑन क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है जी। और वो है जो लास्ट ईयर पेपर्स हैं, जो ओवरऑल एनालिसिस है पेपर का, ठीक है, उसी के ऊपर क्वेश्चन है, और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और आप सोचिए कि मतलब उसमें से क्वेश्चन एक पक्का आपके पेपर में पड़ा ही होगा। क्लियर, ठीक है जी। तो कल का जो सेशन है वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसी में ही हम डी ब्रॉगली वाला है, जो उसी के ऊपर डी ब्रॉगली वाला एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, 1-2, ठीक है। और उसी के बेस के ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो MCQs में ही डिस्कस करेंगे। क्लियर, ठीक है जी। तो कल का सेशन मिस नहीं करना, ठीक है। तो ठीक है जी। और अब हम आपसे अलविदा मांगते हैं, ठीक है जी, थैंक यू। और अगर आप कुछ कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे के लिए अगर कुछ कर सकते हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, सुखीजा ट्यूशन्स वाले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। और जो ये वीडियो है इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए, ताकि जो नॉलेज है वो लिमिटेड नहीं रखनी, हमने नॉलेज को लिमिटेड नहीं रखना। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है जी। तो इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए। थैंक यू।